आज के बाद हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। केवल एक बार मेरा क्लास अटेंड करके देखिए, मैं कौन सी लॉजिक बता रहा हूं। इस लॉजिक से आपके जो माइंड का एक्सपेक्टेशन होगा, जो एक्साइटेशन होगा, वो प्रारंभ हो जाएगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। वाह, यह प्रोसेस ऐसे कैसे? यह प्रोसेस ऐसे होता है कि किसके द्वारा होता है, और इसी का संग्रह मैं वैज्ञानिक कारण सहित साइंटिफिक रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मेरा यही रिक्वेस्ट कराऊंगा आपसे, केवल एक बार यह वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद बोलेंगे। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होने के बाद भी अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता है, और तारों के पास स्वयं का प्रकाश होने के बाद भी अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि सोचने वाली ये बात है कि सूर्य को कुछ समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हमेशा के लिए मत भूल जाइएगा, कुछ समय के लिए ब्रेक करते हैं। और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि आकाश गंगाएं क्या होती है। मैं सभी को बताऊंगा, पहले प्रश्न समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा रहस्यमयी सवाल है। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक या हर आकाश गंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं, स्टार हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि स्वयं का प्रकाश होने के बाद भी, और इसकी संख्या एक नहीं है, 20,000 करोड़ है, ये भी अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों? क्योंकि सोचने वाली ये बात है कि जो रोशनी आती है ना, सूरज या सूर्य की जो रोशनी आती है ना, अंतरिक्ष से होकर ही आती है, और वही रोशनी किसी ग्रह पे, प्लैनेट पे, या हम कह सकते हैं जहां पर हम लोग हैं, अर्थ पर, पृथ्वी पर पड़ती है, तो यहाँ पर उजाला होता है। जबकि इसी रास्ते में पड़ा है अंतरिक्ष, वहां पे अंधेरा है। इसी सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं। तो देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, सूर्य जिसे आप बोलते हैं सन, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से चलकर, प्रकाश स्रोत से चलकर किसी बिंदु पे टकराती हैं, और टकराने के बाद हमारे आंखों की रेटिना पे पड़ती हैं, हमारे आंखों की रेटिना पे पड़ती हैं, तब वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपने क्या सुना कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से चलकर एक किसी बिंदु पे टकराते हैं, या किसी भी वस्तु पर टकराते हैं, और टकराने के बाद उनका क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। जब टकराती हैं, जब आप टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी फैलती है कि नहीं, फैलती है ना। डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना, विसरित हो जाती है, और जब विसरित हो जाती है वही टकरा करके हमारे आंखों की रेटिना पे पड़ती है, तब वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देती हैं। जो लाइट आती है ना, प्रकाश की किरणें, ये दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की जो किरणें आती है, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जो प्रकाश की किरणें होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार में गमन करती चलती हैं। तो किसी स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं और किसी वस्तु पे टकराती हैं, तो टकराने के बाद फैलती हैं। जब फैलती हैं तो हमारे आंखों की रेटिना में पड़ती हैं, तब वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देती हैं। ये बातें आप समझ गए।
अब देखिए अंतरिक्ष कहाँ है भाई, हम अंतरिक्ष को कैसे समझेंगे? तो देखिएगा, सन से यहाँ पे मैं जो बनाया हूं ना, एम वेब जे सन, मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ये ग्रह हैं, ग्रहों का क्रम में सूर्य से दूरी के आधार पे। तो यहाँ पे जो एक दूसरे से जिस फोर्स द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है, अर्थात सूर्य के चारों तरफ का या ग्रहों के चारों तरफ का जो खाली स्थान है, जो खाली स्पेस है, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। समझिए बात को। तो अंतरिक्ष समझ गए कि नहीं? कि इसी अंतरिक्ष से प्रकाश किरणें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अंधेरा था। जहां पे गई है पृथ्वी पे या ग्रहों पे, वहां पे उजाला हुआ है। इसका कारण यह है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो स्मॉल पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी खिड़की या रोशनदान से आती हुई लाइट में आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स मूव करते हुए, घूमते हुए नजर आते रहे होंगे या आते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ है, आप देखेंगे नहीं? अंधेरे में आप टॉर्च जलाइए, देखेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? मौजूद है। तो लाइट अगर टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी नहीं आपको दिखती है, प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देती है, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो टकरा रही है और वो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। और वही पार्टिकल्स अंतरिक्ष में नहीं के बराबर होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। अर्थात इनका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से ग्रहों में जो उपस्थित है ना, जैसे अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग सरफेस पे हैं, पृथ्वी के सरफेस पे, और ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, पहले तो आपको लेयर मिलेगी ना, वायुमंडल मिलेगा ना। बहुत ही अच्छा से मैं वायुमंडल के बारे में पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे साथियों, उसे देख लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो अर्थ मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो आपको वायुमंडल मिलता है। तो उसी वायुमंडल के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं ना, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के आधार पे 5 परत में बांट दिया गया है। और उससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तब आपको अंतरिक्ष मिलने लगता है या प्राप्त होने लगता है या देखने को मिलता है अंतरिक्ष। और उसी अंतरिक्ष में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में घूमते हैं ना, ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब ये खाली होता है, जब स्पेस होता है, तो जब प्रकाश की किरणें आएंगी, इससे जब गुजरेंगी, इसमें जब कोई पार्टिकल्स है ही नहीं है तो टकराएगा कैसे? जब टकराएगा नहीं तो उजाला कैसे होगा? बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए जिंदाबाद, जय हिंद बोलिए। जय हिंद बोल देंगे तो मैं समझ जाऊंगा क्या समझिए। कि प्रकाश की किरणें जब अंतरिक्ष से आती है ना मेरे दोस्त, और किसी को वस्तु पर जब पड़ती है ना, तो वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देती है। और प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख मीटर की दूरी तय कर सकती है। और इसीलिए मैं आपको बताया कि प्रकाश की किरणों के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इतना बातें क्लियर हुआ। और जब यही पार्टिकल्स यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं ना, जब नहीं टकराते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अंतरिक्ष। और जब टकरा गए इसी पार्टिकल से, डिफ्यूज हो गए, चारों तरफ फैल गए और हमको वस्तुएं दिखने लगी, तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश होने के बाद भी अंतरिक्ष में अंधेरा नहीं होता है। क्लियर हो गया? सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होता है स्टार, तारे। ठीक है, अभी आपको बहुत चीजें बताना है, आप भागेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा समझ के जाइएगा, आपके जीवन में काम आएगा। कभी बैठेंगे तो सोचेंगे
हमारा यूनिवर्स, अभी मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताना है कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी क्या है, जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, तारे किसे कहते हैं, और गैलेक्सी क्या होता है जिसे आप मंदाकिनी बोलते हैं। इन सभी को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, तो यही कॉन्सेप्ट या थियरी सिद्धांत लागू होता है कि तारों के पास स्वयं का प्रकाश होने के बाद भी अंतरिक्ष में अंधेरा होता है, क्योंकि तारों की जो रोशनी आती भी होगी या आती है, तो जो बीच में स्पेस रहता है उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, या है भी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जो लाइट आती है, जो प्रकाश की किरणें आती है, टकराती नहीं है। जब टकराएंगी नहीं तो डिफ्यूजन नहीं होगा, डिफ्यूजन मतलब विसरित नहीं होगा, जब विसरित नहीं होगा तो कोई वस्तु नहीं दिखेगी, जब वस्तु नहीं दिखेगी, जब उजाला ही नहीं होगा तो वस्तु कहाँ से दिखेगी मेरे भाई? बातें समझ गए? और प्रकाश का प्रकीर्णन, इससे सिद्धांत को किसने सिद्ध किया था, किसने व्याख्या किया था? उनका नाम है सर, हिंदी में लिख देते हैं सर, अंग्रेजी में लिख देते हैं मेरे दोस्त, सर सीवी रमन, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। वेंकटन बोला जाता है, वेंकटन, ठीक है। तो सी मतलब ऐसा ही लिख देंगे ना, सी वी रमन, आप लिख दिए, आप कोई प्रॉब्लम? सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 में प्रकाश के प्रकीर्णन को एक्सप्लेन किए, सिद्ध किए, और उन्होंने बताया कि जो लाइट्स होती है किसी वस्तु पे टकराती है और वह डिफरेंट रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बोलते हैं प्रकाश की किरण बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर व्याख्या दिए थे, और इसके लिए सर सीवी रमन को 1930 में, ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है, 1930 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में सर सीवी रमन को। और मैं नोबेल पुरस्कार जितने भी अवार्ड है उसको भी मैं डिटेल में आपको पढ़ाया हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर के आप पूरे वीडियो को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो यह वीडियो हमको लग रहा है कि सभी को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रहस्य है, ये रहस्य जुड़ा हुआ है, साइंटिफिक रीजन है इसमें। जहां पे हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां पे हमारी कल्पना पहुंचती है, ठीक है। अब सुनिएगा, हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड क्या होता है। मैंने आपको बताया हमारा ब्रह्मांड अनंत है, और अनंत ही ब्रह्मांड है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपको किताबों में बस इतना ही मिलेगा कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूं। देखिए, ब्रह्मांड में 10 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में ही 20,000 करोड़ तारे पाए जाते हैं, तारे उपस्थित हैं। और ब्रह्मांड हम उसे कहते हैं जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, जैसे अंतरिक्ष, देखिए ना, अभी आपको बताया था ना अंतरिक्ष, तारे। अब देखिए, तारा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिखा हूं GOS, ग्रुप ऑफ स्टार, तारों की समूह को ही हम मिल्की वे या आकाश गंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। एक बार फिर बोल देता हूं, शीतलन आवाज में बोल देता हूं, तारों के समूह को गैलेक्सी या मंदाकिनी कहा जाता है, और उसके चारों तरफ का जो खाली स्थान है, जो स्पेस है, उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। बातें क्लियर हुई? अब देखिएगा,
अभी तक आपको केवल यही पता होगा कि हमारे अर्थ या जो ग्रह है, ग्रह ही मोशन करते हैं या ग्रह घूमते हैं। सीधे मैं बात करूं तो जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है ना सूर्य का, घूमती है कि नहीं घूमती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सूर्य भी मोशन करता है। अब सूर्य भी गति करता है, परिक्रमा करता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है तो किसका कर रहा है? पहला क्वेश्चन आपका हुआ कि अगर सूर्य भी चक्कर लगा रहा है तो किस चाल या वेलोसिटी से या किस स्पीड से घूमता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, दो सवाल हो गए। और उसके बाद देखिएगा, जब सूर्य किसी और का चक्कर लगा रहा है तो जो ग्रह है सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगा रहे होंगे, इन सभी का जवाब आपको अभी मैं दे रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार, तारों के समूह को आप गैलेक्सी कह रहे थे, जिसे मिल्की वे कहा जा रहा था, यानी कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है, और आकाश गंगा के चारों तरफ भी स्पेस है। ऐसा नहीं कि सन अगर इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, मोशन या गति कर रहा है, इसके करीब होगा। अगर मैं लिख दूं, अब यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए इतनी की डिस्टेंस होती है इसके मध्य में, तो कहीं ना कहीं सूर्य और जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, इसके चारों तरफ, इसके बीच में जो स्थान है, जो स्पेस है, वो क्या है? अंतरिक्ष है। और जो सूर्य होता है, मिल्की वे आकाश गंगा के चारों तरफ 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड में जो सूर्य होता है 250 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर लेता है। और उसी प्रकाश की जो रेडिएशन होती है, जो लाइट होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में जो प्रकाश की किरणें होती है 3 लाख मीटर तय कर सकती हैं। और इसको किसने ऑब्जर्व किया? इसे मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको रोमर रोमर के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा, अर्थात रोमर ने ही बताया था जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बातें क्लियर हुई? और जो यहाँ पे सन है, इसका जो कंपोजिशन है, जो सूर्य का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसीलिए सूर्य को बोला जाता है कि आयनों का विनिमय है। क्या बोला जाता है? इसीलिए सूर्य को बोला जाता है कि आयनों का विनिमय है, अर्थात गैसों का कंपोजिशन है। और सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसका नाम है या जवाब है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे हीलियम पाई जाती है, और ये दोनों गैसें सबसे हल्की गैस है। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज की मात्रा होती है 74% हाइड्रोजन की मात्रा होती है, और हीलियम की मात्रा 26% होती है। बातें क्लियर हुई? अगर आपको पता है कि जो सूर्य है गैसों का विनिमय है, अर्थात सॉलिड न होकर के गैसियस स्टेट में है, या गैसियस फॉर्म में है, या गैसियस के रूप में प्रज्वलित है, तो एक मेरा प्रश्न है, कितने लोगों का मानना है कि पृथ्वी सूर्य का ही भाग है? ये मेरा प्रश्न है। कहने का मतलब सूर्य को आप बोल रहे हैं कि आयनों का विनिमय है, या लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, या कोई बता रहा है, तो उसी का अगर पार्ट पृथ्वी को मान रहे हैं, तो पृथ्वी को अभी अभी देखेंगे तो किस फॉर्म में है? सॉलिड स्टेट में है कि नहीं? सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं? हम कहाँ हैं? पृथ्वी के सरफेस पे ही तो है। ये जो मकान बनाते हैं, जितने जो है, जितने प्राणी हैं, क्या गैसों में पॉसिबल हो पाता? सोचिए एक बार। तो देखिए,
यही हमारा सवाल था लास्ट में कि कितने लोगों का मानना है कि पृथ्वी सूर्य का भाग है, और इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी मैं चर्चा आपको ये कर दे रहा हूँ यूनिवर्स का जो उत्पत्ति था इसके संबंध में। तो जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से हुई, कैसे या किस प्रकार से हुई, बात हुई। ठीक है, किस तरीके से हुई, कितने वर्ष लगे, तो इसके संबंध में बहुत बड़ा रहस्य है, और उसको जानने के लिए आपको और हमें समय चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारा जो ब्रह्मांड है अनंत है, और अनंत ही हमारा ब्रह्मांड है। तो जब अनंत है तो उसकी पूर्ण रूप से परिकल्पना करना क्या हमारे वश में है? सोचिए, उसकी सीमा ही समाप्त नहीं हो रही है, तो हम लास्ट पोर्शन तक, कहने का मतलब कि उसके एंड पोजीशन तक हम कैसे कल्पना करें। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यूनिवर्स के भीतर या अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, इसके बारे में बहुत अच्छा हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और कल्पना भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ब्रह्मांड को समझने के लिए इन थियरी का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? थियरी का, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थियरी, साम्य अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थियरी, दोलन सिद्धांत, स्थिति सिद्धांत और स्थिति सिद्धांत। इसमें सबसे अधिक मान्यता अगर प्राप्त है, सबसे अधिक सफलता अगर मिली है, तो महाविस्फोट सिद्धांत को मिली है। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए इसके बारे में डिटेल जानकारी, तो आप कहिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसका जवाब भी मैं दूंगा कि कितने लोगों का मानना है कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का ही भाग है। तो सूर्य तो आयनों का विनिमय है, गैसों के रूप में, गैसों के रूप में प्रज्वलित, अर्थ को भी तो गैसों के फॉर्म में रहना चाहिए था। बोलिए, अगर मान लेते हैं कि देखिए, पता यह भी है कि मैं अगले वीडियो में डिटेल जानकारी बताऊंगा, केवल आपको हिंट दे रहा हूं। पता यह है कि जो हमारी अर्थ है वो कई वर्षों तक, कई अरब वर्षों तक आग की गोला के रूप में थी, आग की गोला के रूप में थी, जलती रही, और यही महाविस्फोट से पता चलता है कि भारी मात्रा में बारिश हुई, वर्षा हुई, और वर्षा के बाद धीमे धीमे, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई, अर्थात पृथ्वी का टेम्परेचर घटता गया, और एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन आई जिसमें जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अति सूक्ष्म जीवों से धीरे धीरे विकास हुआ वन्य जीव। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, थोड़ा सा और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अर्थात सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। बातें क्लियर हुई? और इसके रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और क्या छूट रहा है? हाँ, एक चीज और, जो हमारा सन है, जो सूर्य है, गैलेक्सी के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है या अगर घूमता है तो किस दिशाओं में परिक्रमा करता है? तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा या गति करता है। लेकिन वहीं पे हम अर्थ की बात करें तो इसका ठीक अपोजिट होता है। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दोनों में अंतर है? जो सूर्य होता है गैलेक्सी या मंदाकिनी कह सकते हैं, उसके चारों तरफ परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है,
और वहीं पे अर्थ की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। ठीक है ना। तो साथियों अगला मेरा सवाल का जवाब यही रहेगा कि कितने लोगों का मानना है कि पृथ्वी सूर्य का ही भाग है, और यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में कौन कौन सी थियरी है।